हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 6 फरवरी। तो 6 फरवरी के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला आज का न्यूज़ है कर्नाटक को लेकर। तो कर्नाटक हुआ है नक्सल मुक्त। इसका क्या मतलब हुआ? तो एक नक्सलवाद अवधारणा है। नक्सलवाद किस अवधारणा पर आधारित है? समाजवादी अवधारणा पर। तो जो समाजवाद है मतलब संसाधनों पर किसका अधिकार होना चाहिए? सब लोगों का। तो इसी विचारधारा से 1967 में वेस्ट बंगाल का एक गांव है नक्सलवाड़ी। तो नक्सलवाड़ी एक गांव है, उसी से इस अवधारणा की शुरुआत हुई है। जहां हुआ क्या करता था, किसानों के द्वारा और मजदूरों के द्वारा जो हक के लिए क्या हुआ था, संघर्ष स्टार्ट हुआ था। इसके जो पहले व्यक्ति हुआ करते थे शुरुआत के, चारू मजूमदार। तो उनसे ये स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे ये पूरा सन्याल जो है, कानू सन्याल, और उसके बाद है संथाल परगना में फैल गया था। ये संथाल परगना में फैला, उसके बाद अन्य राज्यों में भारत के फैला। तो धीमे धीमे ये कर्नाटक तक फैल गया, मतलब छत्तीसगढ़ झारखंड से होते हुए कर्नाटक तक आ गया। अब हुआ क्या, कर्नाटक के उडुपी जिले में एक नक्सलवादी है, वो उनका नाम था लक्ष्मी। तो लक्ष्मी नक्सलवादी लास्ट थी। उन्होंने क्या किया, कर्नाटक सरकार के सामने अब क्या आत्मसमर्पण कर दिया है। और इसके साथ ही चूंकि ये लास्ट है तो नक्सल मुक्त हो गया है कर्नाटक। तो ये हमने देखा कर्नाटक। और ये ए श्रेणी की जो नक्सलवादी थी लक्ष्मी। अब सरकार क्या करती है, जो नक्सलवाद के जुड़े लोग होते हैं अगर वो सरेंडर करते हैं तो सरकार उन्हें जॉब या रुपए मुहैया कराती है, ताकि लोग हिंसा वाली चीजों से दूर हो सके। तो इन्हें जैसे 7 लाख रुपए और ये सब किया गया। मेन जो है कि कर्नाटक नक्सलवाद मुक्त हो गया है, तो ये देख सकते हैं। अगला है बेंगलुरु जवान्स जो है, उन्होंने पहला पिकल बॉल लीग खिताब जीता है। तो ये नया खेल है जो अभी यूरोप वगैरह में काफी फेमस हो रहा है। तो लगभग टेनिस, क्रिकेट, इन सबको मिला के है ये। तो बेंगलुरु जवान्स ने जीता है पहला वर्ल्ड पिकलबॉल खिताब। तो ये पहला चूंकि वर्ल्ड का है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पहला वर्ल्ड पिकलबॉल खिताब किसने जीता, बेंगलुरु जवान्स ने। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सागर सिंह कलसी जी, ये आईपीएस है, इनकी जो नियुक्ति हुई है वो हुई है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक के रूप में। तो सागर सिंह कलसी। तो पेट्रोल जो आता है वो सागर से ही तो आता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं सागर सिंह जो है पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के हैं। तो ये है। अगला है मोनिका रानी। मोनिका रानी है वो प्रमुख बनी है किसकी, कि जो केंद्रीय, जो मोनिका रानी है वो बनी है न्याय विभाग में प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में सुविधा की, और मतलब न्याय विभाग और प्रशासनिक मामलों और वित्तीय मामलों से जो जुड़ा मामला है उसकी ये बनी है। तो न्याय विभाग में निदेशक कौन चुना गया है, किसको, मोनिका रानी को। कहाँ पे, न्याय विभाग में। तो ये है। अगला उसके बाद है सोगो गेले। तो सोगो गेले जो है पहली अश्वेत मिसेज वर्ड है। तो पहली मिस वर्ड नहीं है, कौन है, मिसेज वर्ड है। तो सोगो और सोगो गेले करके इनका नाम है। ये कहाँ, दक्षिण अफ्रीका से है। और पिछले प्रतियोगिता तो 40 सालों से चल रही है। और इस प्रतियोगिता में पहली बार इन्हें क्या हुआ है, किसी अश्वेत को पहली बार चुना गया है। ये क्या है, ये वकील, उद्यमी और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते रही हैं। तो 2025 का जो अगर पूछा जाए, सोगो गेले जो महिला कौन है, ये जो मिसेज जो है वर्ड इन्हें चुना गया है। कहाँ से संबंधित है, साउथ अफ्रीका से संबंधित है। तो ये देखा। उसके बाद है भारत का यूनाइटेड नेशंस को 37.64 मिलियन का योगदान दिया गया है। तो हर देश क्या करता है, यूनाइटेड नेशंस अगर कार्य करेगा तो उसे रुपए की जरूरत होती है। तो भारत सरकार कितना दिया है इस बार, 37.64 मिलियन दिया है। और ये इस बार बजट में आवंटित किया गया था। उसके बाद है 35 समय पर भुगतान करने वाले देश। भारत क्या है, 35 देशों में शामिल हुआ है जो समय से भुगतान करते हैं। और यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जो गवर्निंग असेंबली है का अध्यक्ष है, मतलब 4 अध्यक्ष का दौरा भारत ने किया, मतलब 4 अध्यक्ष है, उन्होंने दौरा भारत का किया है। कब, 5 से 8 फरवरी के बीच में, मतलब ये चल ही रहा है। जो यूएनजीए गवर्निंग वाला है उनके 4 अध्यक्ष हैं, उनका दौरा हुआ है। तो ये वाली चीज है। उसके भारत ईएलएस कपास उत्पादन के संबंध में चुनौती क्या आ रही है। तो बजट में हमने देखा था 5 साल का प्लान सरकार लाई है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल, जो ईएलएस का मतलब एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल के लिए। अब हुआ क्या है कि कपास जो है ये नॉर्मल कपास से क्या होता है, बेहद लंबा होता है। तो ये ज्यादा लंबा और कैसा होगा, आकार में ये कैसा होता है, तो इसके अगर जो रेशे होंगे वो बड़े बड़े से होंगे। तो हाई एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका ज्यादा काम आ जाएगा, और कपड़ा इंडस्ट्री में इसका ज्यादा काम हो जाएगा। और इसका उत्पादन जो होता है भारत में तो सीमित है, पर इसका उत्पादन चाइना, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा होता है।
तो चाइना हुआ, इजिप्ट हुआ और ऑस्ट्रेलिया, पेरू, ये सारे देशों में ये इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। अब है क्या कि इसका एक समस्या, इसके समझ चुनौती क्या है कि इसका उत्पादन जो होता है वो थोड़ा सामान्य कपास से कम होता है, तो ये एक चुनौती रहेगी। उसके बाद है जो कपास की लंबाई होती है वो 30 मिलीमीटर के आसपास होती है। भविष्य क्या है, सरकार उन्नत जो जेनेटिक मॉडिफाइड बीज का यूज कर सकती है, हम बाद में आगे चल के निर्यात को प्रोत्साहन दे सकते हैं। और कॉटन मिशन जो सरकार प्रयास कर रही है क्या, कॉटन मिशन चलाने का, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल 5 साल के लिए है, इसका जो आकार होता है वो कितना होता है। अब वेराइटी अगर यील्डिंग में देखा जाए तो कम रहेगा, उत्पादन इसका कम है, पर आकार इसका कैसा रहता है, ज्यादा बड़ा रहेगा। तो ये हमने देखा। इसके बाद उसके बाद है विशाल हिमखंड A23A का खतरा। तो ये पिछले काफी वर्षों से ये चर्चा में चल रहा है। विशाल जो हिमखंड है A23A, तो ये अंटार्कटिका से अलग हुआ था 1987 में, 86 में। तो हुआ क्या है, ये एक सबसे बड़ा ग्लेशियर है दुनिया में जो अलग हुआ था। तो 47 साल से ये अंटार्कटिका से मतलब ये जुड़ा हुआ था, थोड़ा थोड़ा पिछले कुछ वर्षों में ये अलग हो गया था। अब ये कहाँ है, नॉर्थ जो अमेरिका है उसकी ओर ये बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ पे किसी आइलैंड से टकराएगा, चूंकि ये पिघल रहा है वहीं पानी में, और अगर टकराएगा तो इसके टुकड़े हो जाएंगे और ये पानी में तैरता रहेगा। अब इससे होगा क्या, जो वहाँ पे इन इन क्षेत्रों में क्या होते हैं, पेंगुइन, सील जो यहाँ पाए जाते हैं, उन सब के लिए खतरा बन जाएगा। तो अगर पूछा जाएगा हिमखंड A23A कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे, अंटार्कटिका में। पहली चीज ये रहेगी। किस एरिया में है अंटार्कटिका के, तो देखेंगे हम ये वाला एरिया, ये तो यहाँ पे कहाँ है, साउथ अमेरिका और इसके नीचे। अब ये जो एरिया है ये किसका है, अंटार्कटिका का पूरा एरिया है। अंटार्कटिका जो कहाँ पे है, साउथ पोल पे है अंटार्कटिका, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो 83A है ये ग्लेशियर पहले इधर जुड़ा हुआ करता था, अब ये साल साल इधर 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 की तरफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो अब अंटार्कटिका की बारे में बात करें तो ये विश्व का क्या है, पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पांचवा क्या है, बड़ा महाद्वीप है। और अगर भारत के क्षेत्रफल से बात करें तो भारत का ये 10 गुना है, मतलब भारत के क्षेत्रफल से ये कितना है, 10 गुना है। तो अगर आकार में देखें महाद्वीप का ये अंटार्कटिका, तो पांचवा बड़ा महाद्वीप है और भारत से 10 गुना बड़ा है ये। उसका टेम्परेचर अगर इस एरिया का देखें तो माइनस लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ठंडा चला जाता है। तो दर्ज किया गया है अभी तक वो -89.2 अभी तक दर्ज किया गया है। यहाँ का जो हिस्सा है वो 99% हिस्सा बर्फ से ढका है। अब ये इस एरिया में ये जो ब्राउन से दिख रहे हैं ये एरिया वो है जहाँ पे क्या है, ग्लेशियर नहीं है। बाकी पूरे एरिया में क्या पाया जाता है, इसमें ग्लेशियर है, जहाँ ये सफेद सफेद दिख रहा है। तो ये हमने देखा। उसके बाद क्या है, यहाँ कोई आबादी तो रहती नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, वैज्ञानिक होता है। अब कोई देश यहाँ पे दावा नहीं कर सकता है, पर कुछ देशों के जिनके आसपास क्षेत्र लगे हुए हैं वो इसका क्या करते हैं, दावा करते हैं। जैसे कि इसमें देखें तो ऑस्ट्रेलिया, चूंकि इस एरिया में ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये गोल है पूरे ब्रह्मांड में, तो इस एरिया में कौन सी बात करें, ये एरिया कौन सा है, साउथ अमेरिका का है। और दूसरी तरफ इस कोने पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो इस बारे बेल्ट पे क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया कहता है ये हमारा, न्यूजीलैंड इस वाले पे करेगा। तो सारे देश इस पे करते हैं अपना मतलब दावा करते हैं। तो ये हमने देखा। अब यहाँ पे कुछ एरिया है जो काफी फेमस रहते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो A23 वाला एक ही, ये वाला एक बात करें तो यहाँ पे एक स्कोशिया सी है और ड्रेक पैसेज है। तो ये दोनों के नाम याद रखने, ड्रेक पैसेज और स्कोशिया सी। और यहाँ पे जो है एक जो यहाँ पे माउंटेन है उसका, माउंटेन का नाम क्या है, बिन्सन मैसिव। तो इसे याद रखना है, बिन्सन मैसिव। और बेलंगसन सी है, ये बेलिंगसन सी करके यहाँ पे एक सी है जो हमेशा फेमस रहते हैं। ऐसे ही एक अमुंडसन सी, तो एक अमुंडसन सी, बेलिंगसन सी और उसके बाद ड्रैक पैसेज और स्कोशिया सी, ये यहाँ के फेमस जगह पे हैं जो याद रखना है अंटार्कटिका के बारे में। तो ये हमने देखा अंटार्कटिका की मैप। तो इस वाले एरिया में अगर हम देखें ये है अमुंडसन सी और ये बेलिंगसन सी। और उसके बाद ये वाला एरिया देखा जहाँ पे ये कौन सा वाला है, बिन्सन मैसिव वाला, ये रेंज है यहाँ पे इसके आसपास। और उसके बाद अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये कौन सा है, साउथ अमेरिका इधर की तरफ मिल जाएगा। तो ये है। यहाँ पे एक ऑर्कनी करके आइलैंड भी है। तो ये काफ़ी फेमस जगह हैं जो यहाँ पे हैं उसके बारे में। तो ये हुआ। अब यहाँ पे क्या है, सबसे ऊंचा अगर माउंट माउंट की बात करें तो सबसे ऊंचा माउंटेन यही है। अगर पूरे में माउंट करें तो माउंट बिन्सन जो है ये सबसे ऊंचा माउंटेन है पूरे अंटार्कटिका की। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगभग जो बर्फ की मोटाई होती है 4 किलोमीटर तक होती है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पे है। वैसे ही है यहाँ पे सब ग्लेशियर ट्रेंच है, यहाँ पे बेंटल, एक बेंटले सब ग्लेशियर ट्रेंच है, ये जो लिखा है बेंटले सब ग्लेशियर ट्रेंच है। ये सबसे गहरी जगह है धरती
डीप है, मतलब इस एरिया में। तो समुद्र तल से ये 2555 मीटर नीचे है और यह धरती की सबसे गहरी जगहों में से है। तो बेंटले देखा हमने, बेंटले सब ग्लेशियर ट्रेंच है एक, और यहीं विंसन मैसिव जो सबसे ऊंचा माउंटेन है इस एरिया का। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चारों तरफ जो इसके माउंटेन जो सी रहती है, ये तो अंटार्कटिका इतना स्थल है अंटार्कटिका, पर इसके चारों तरफ जो ये सी दिख रही है उस सी का नाम क्या होता है? साउथर्न सी। तो इसका नाम होता है साउथर्न सी, दक्षिणी महासागर इसे कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसे क्या कहते हैं, इसके आसपास ये लिखा है साउथर्न। ये इधर तो पैसिफिक आ जाएगा, इधर इंडियन ओशियन है, पर जो इसके आसपास वाला ये बेल्ट देखेगी इसे कहेंगे साउथर्न सी। तो ये वाला यहाँ पे हमने देखा। यहाँ पे क्या यहाँ कोई चीज पाई जाती है, मतलब कोई जीव वगैरह? तो इंसान तो नहीं रहते हैं मानव, पर यहाँ पे कुछ पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक पेंगुइन पाई जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट ये है, और दुनिया की सबसे बड़ी ये पेंगुइन प्रजातियां होती है जो -60 में भी जीवित रहती। तो अगर पूछा जाए एम्परर पेंगुइन कहाँ पाई जाती, तो इनका नाम क्या रखते हैं? एम्परर पेंगुइन। तो एम्परर पेंगुइन यहाँ पाई जाती हैं। तो ये यहाँ पे, और यहाँ पे क्या पाई जाता है? यहाँ पे सील्स पाई जाती हैं। सील्स मछली ऐसी होती है, तो दुनिया के सबसे दक्षिण में पाई जाने वाली ये सील्स भी यहाँ पे पाई जाती हैं। और यहाँ पे भेल भी है इस एरिया में जो आसपास का है, वहाँ पे ब्लू व्हेल का भी मतलब प्रमाण मिलते हैं, तो मतलब जो पाई जाती है इसके अंदर में। तो ये हमने देखा। अब भारत के संदर्भ में बात करें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमेशा से रहता है कि भारत ने भी तो पढ़ते हैं अंटार्कटिका पे मिशन भेजे हैं, तो उन मिशन को देखते हैं। तो भारत में 1983 जब इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता था क्रिकेट का, तो 1983 में भारत ने यहाँ पे क्या भेजा था? पहला रिसर्च सेंटर लगाया था, उसका नाम क्या था? दक्षिण गंगोत्री। तो अब तो ये बंद हो चुका है, पर पहले कौन था? 83 में खुला था, दक्षिण गंगोत्री पहला था। फिर क्या हुआ? 1989 में यहाँ दूसरा केंद्र खुला। कब? 89 में। इसका नाम रखा गया था मैत्री। फिर उसके बाद तीसरा 2012 में, अभी हाल ही में 2012 में यहाँ पे एक और मिशन भेजा गया, तीसरा जो भारतीय है। तो दो लास्ट वाले चल रहे हैं, और सबसे नया पूछा जाएगा तो कौन सा है? भारतीय, जो 2012 में गया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। उसके बाद अगला बात करें तो नोएडा में NIELIT जो नीलेट करके है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या हुआ? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन चिप डिजाइन उद्घाटन हुआ है। तो नोएडा में चिप डिजाइन के लिए NIELIT ने एक मतलब उद्घाटन किया है। तो इंपोर्टेंट ये रहेगा, सहयोग किसका मिल रहा है इसे? तो यहाँ पे क्या है? स्कॉच टीम अप करके है, सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड, उसका इसे सहयोग मिल रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो उद्देश्य क्या है? BLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन, और उसके बाद चिप डिजाइन में विशेषज्ञता इसको हासिल करनी है। तो इससे होगा क्या? मेन बात है कि अगर हम इसे इंस्टीट्यूट को स्थापित करेंगे और चिप डिजाइन करेंगे, तो हम सेमीकंडक्टर जो हम विदेशों से मंगाते हैं, भारत क्या करता है? सेमीकंडक्टर का आयात करता है। और अब हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसमें सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है, तो हम आयात पे निर्भर ना रहें, क्योंकि चाइना जैसे देश पे निर्भरता हमारी बढ़ती है। तो ये देखा। उसके बाद जो गठिया रोग होता है उसके लिए एक नई दवा आ गई है। तो इसके जो मुख्य घटक है इस दवा का, तो काफी क्रांतिकारी बता रहे हैं इस दवा को। तो INST जो इंस्टीट्यूट है, मतलब मेन बात है मोहाली द्वारा इसे विकसित किया गया है। और ये केवल उस जगह पे छोड़ी जाएगी जहाँ पे क्या है? जोड़ों का दर्द है, मतलब पूरे शरीर पे इसका रिएक्शन नहीं होगा। इसका जो मुख्य घटक है वो है मीथोट्रक्सेट युक्त माइक्रो स्फेयर करके। तो मीथोट्रेक्सेट युक्त माइक्रोस्फेयर, ये इसका क्या है? मुख्य घटक है जिससे ये दवा बनी है। तो ये हमने देखा। उसके बाद है पनामा जो है वो चीन के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव मतलब BRI प्रोजेक्ट से क्या हो गया है? बाहर हो गया है। तो हुआ क्या था कि चाइना ने, अगर मैप देखें तो ये है चाइना, चाइना ने बेल्ट एंड रोड मतलब क्या है? ये पूरा रोड से कनेक्ट कर देना है पूरे दुनिया को, और ये क्या है? समुद्री मार्ग से। तो चाइना का मानना था, पहले रेशम मार्ग हुआ करता था एक कुषाण काल जब हम पढ़ते हैं तो उसी टाइम, तो उन सारे मार्गों को फिर से डेवलप करना है, साथ ही नए मार्ग भी डेवलप करना है और दुनिया को जोड़ देना। अब कई सारे देश, जैसे पिछली बार इटली ने वापस आ गया था, इस वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर आ गया था। अब किसने किया है? पनामा ने। क्योंकि होता क्या है, चाइना प्रोजेक्ट तो डेवलप देश में कर देता है, पर उसके बाद उस पर लोन हो जाता है उस देश का, और लोन इतना बढ़ जाता है ब्याज के साथ कि वो होता नहीं है। तो इसके बाद जैसे कई अफ्रीकी देशों, वो जो है अफ्रीकी देश, उन पे क्या हुआ है? अप्रत्यक्ष रूप से उनके संसाधनों पे चाइना का कंट्रोल हो जाता है लास्ट में। तो इस वजह से पनामा जो लैटिन अमेरिका का पहला देश है जो इस प्रोजेक्ट से बाहर आ गया है। तो ये हमने देखा।
उसके बाद है ऑयल इंडिया ने हालिया हरित ऊर्जा कारोबार के लिए नई सहायक कंपनी बनाई है। तो जो ऑयल इंडिया पढ़ते हैं, तो ऑयल इंडिया ने अपनी नई बनाई है, उसका नाम क्या है? ऑयल इंडिया ने ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो ये पूछा जा सकता है ऑयल इंडिया की हरित वाली कौन सी, ग्रीन एनर्जी के लिए कौन सी नई कंपनी है? तो ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड उसका नाम है। ये रखा है, मतलब ये स्टार्ट किया कब? 31 जनवरी 2025 को। उद्देश्य क्या? वही रिन्यूएबल एनर्जी और गैर परंपरागत जो ऊर्जा व्यवसाय है उसे बढ़ावा देना है। तो ये है, और इस क्यों ये सब किया जा रहा है? क्योंकि हमारा लक्ष्य है ना 2030 तक 500 गीगावाट जो हमारी एनर्जी है, 500 गीगावाट वो किससे होनी चाहिए? रिन्यूएबल से होनी चाहिए। तो उसी के लिए ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद है सिमोन हालेप। सिमोन हालेप टेनिस खिलाड़ी है, उन्होंने क्या किया है? संन्यास ले लिया है। तो बस यही याद रख सकते हैं कि सिमोन हालेप है, उन्होंने टेनिस से संन्यास लिया है। उसके बाद अगला है भारत में फलों और सब्जियों के निर्यात में 47.3% की वृद्धि हुई है। तो निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। तो ये अगर आप पूछ ले तो कितना है कि 47.3% की वृद्धि हुई है, वही दिया है इधर की तरफ। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है शिक्षा और सेहत के समर्थक एक व्यक्ति हुआ करते थे, करीम आगा खां। करीम खां, उनका क्या हुआ है? निधन हो गया है, करीम आगा खां। तो सिया इस्माइली मुसलमानों के ये प्रिंस, मतलब इमाम प्रिंस करीम खां हुआ करते थे, उनका क्या हो गया है? अभी निधन हो गया है। तो बस यही याद कर सकते हैं कि ये कहाँ, अब ये इनका निधन हो गया है। तो मेन बात है, और कहाँ पे हुआ है? पुर्तगाल में हुआ है। उसके बाद है अगला, सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम हो गया है विजय दुर्ग। तो फोर्ट विलियम का नाम क्या कर दिया है? विजय दुर्ग कर दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? असल में ये तो सबने सुना होता है फोर्ट विलियम। तो 1781 में अंग्रेजों के द्वारा फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। फोर्ट विलियम की कब? 1781 में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब शुरुआती वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम की बात कर रहे हैं, उस एरिया में ये बना था। अब क्या हुआ है? इसका नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया है? विजय दुर्ग। अब विजय दुर्ग क्या है? तो महाराजा जो छत्रपति शिवाजी हुआ करते थे, उनके सिंधुदुर्ग तट पर पुराना किला हुआ करता था। तो शिवाजी का एक किला हुआ करता था विजय दुर्ग, उसके नाम पे इस फोर्ट विलियम जो किला है, मतलब अंग्रेजों द्वारा ये फोर्ट विलियम बनाया गया था, उसका नाम अब विजय दुर्ग कर दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा, किसके नाम पे किया गया था? शिवाजी। और है कहाँ पे फोर्ट विलियम? तो ये कलकत्ता में ही तो अंग्रेज बनाते थे, तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम है। तो दो चीजें याद रखनी, 81 में बना था, और फोर्ट विलियम कहाँ पे है? कलकत्ता में। अब इसका नाम क्या हो गया? विजय दुर्ग हो गया है। तो ये है। ऐसे ही अन्य नाम भी परिवर्तन किए गए हैं, जैसे रसल ब्लॉक को बाघा जतीन ब्लॉक कह दिया गया है, सेंट जॉर्ज गेट को शिवाजी द्वार कह दिया गया है, और किचनर हाउस को मानेकशॉ हाउस कह दिया गया है। तो ये सारे नाम, चूंकि भारत आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, और अभी तक जो औपनिवेशिक नाम है वो अभी तक चल रहे थे, तो इस वजह से इन नामों को चेंज किया गया है। उसके बाद है जो अभी इजराइल वाला मामला जो है वो कैसा हुआ है? शांत हुआ है, गाजा और इजराइल के बीच, अमेरिका की वजह से। तो हुआ क्या है, थोड़ा उसका डाटा देख लेते हैं। तो 1948 में, मतलब भारत की आज़ादी हो रही थी उसी टाइम, याद रख सकते हैं कि 1948 में, एक साल बाद इजराइल का भी गठन हुआ था उसी टाइम। अब हुआ क्या, इजराइल के गठन के बाद अरब और यहूदी जो संघर्ष था वो बढ़ गया था, क्योंकि जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, इस एरिया की, जो अरब प्रायद्वीपों की बात, तो वहाँ पे मुस्लिम कंट्रियाँ हुआ करती थी। अब यहूदी वहाँ पे देश बना दिया, तो फिलिस्तीन वाले एरिया में जब उन्हें शरण दी गई, तो हुआ क्या, वहाँ विवाद बढ़ गया। फिर 1967 में इसराइल के साथ युद्ध हुआ। इसराइल ने क्या किया कि इन एरिया पे, काफी सीरिया वगैरह के एरिया पे अधिकार कर लिया था, और उसके बाद क्या हुआ, दो बड़े फिलिस्तीन विद्रोह भी हुए, और उसी विद्रोह का के साथ गठन हुआ किसका? हमास का, जो अभी तक चल रहा था। उसके बाद से ये लगातार हिंसाएं चल रही थी। तो ये हमने क्या देखा? 6 फरवरी के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स थे।